सभापति महोदय, उसके लिए सबसे पहले मैं सदन के सभी सदस्यों को उत्तम और प्रगतिशील बजट के लिए बधाई देना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के अपने कार्यकाल के 4th बजट के लिए धन्यवाद। ये एक ऐतिहासिक बजट है क्योंकि पूरे देश में किसी भी राज्य में पहली बार कृषि बजट दिया गया है। हमारे डायनामिक सीएम साहब ने अपने संवेदनशील और कुशलता का फिर एक बार परिचय दिया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अक्सर ये सवाल करते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, तो मेरे ख्याल से मेरे को यहाँ खड़े होके इसका उत्तर देने के लिए पूरे 3 दिन लग जाएंगे, तब मैं बता पाऊंगा 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं सिर्फ आपके चिट्ठे खोलना चाहता हूं कि 7 साल में आपके प्रधानमंत्री जी ने इस देश की क्या दशा बना दी है, और ये मेरे को इसलिए करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं सेंट्रल बजट पे बोलता भी नहीं। मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि जीएसटी आपने जिस तरह से लागू करी है, आपने राज्यों को मजबूर कर दिया है कि वो उनकी निर्भरता केंद्र सरकार के ऊपर बढ़ती जा रही है। 7 साल में पेट्रोल और डीजल की जो भाव हैं सबसे ऊंचे स्तर पे हैं। 7 साल में पेट्रोल और सेस लगाने का काम किसी ने करा तो प्रधानमंत्री ने कहा सबसे ऊंचा सेस लगा दिया। 7 साल में जो प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि डॉलर प्राइस, प्रधानमंत्री बनने से पहले बोलते थे हम 40 रुपए पे ले आएंगे, आज सबसे ऊंचाइयां छू रहा है, 75 रुपए का डॉलर हो चुका है। 7 साल में हमारी इकोनॉमी में पहली बार डीग्रोथ हुई पिछले साल 7.7% की। 7 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी किसके समय हुई? प्रधानमंत्री जी के समय। 7 साल में 84% लोग जो ग्रस्त थे उनकी आमदनी का स्रोत नीचे चला गया। ये आप ही के नीति आयोग के ही आंकड़े कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। 7 साल में पहली बार 4.6 करोड़ जनता बीपीएल यानी गरीब रेखा के नीचे चली गई है। जहां हम भारत को वर्ष में गौरवशाली इतिहास में गर्व था, वहां नए प्रकार के कीर्तिमान स्थापित करें 7 सालों में। सरकारी बैंक्स द्वारा सबसे ज्यादा एनपीए यदि करा है तो सरकारी बैंक्स ने करा है, वो भी आपके राज में। 7 साल में कुछ धुरंधर प्रतिभाशाली व्यवसायी और उद्योगपति करोड़ों रुपए की चपेट आपके सेंट्रल बैंक्स को लगा के चले गए और देश से फरार हो गए। मोदी सरकार उनकी शक्लें देखती रह गई और उनको भारत भी वापस प्रत्यार्पण करके नहीं लाई। 7 साल में 1% पॉपुलेशन की आमदनी 13 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है, और उधर दूसरों का क्या हुआ ये आप सब जानते ही। 7 साल में हमारे अमीर समाज और गरीब समाज के बीच जो खाई गहरी करी है, इतने 7 साल में किसी भी सरकार में अमीर और गरीब के बीच में खाई गहरी नहीं हुई है। हमारे वित्त मंत्री महोदय के अनुसार उन्हें 4 जो आज टोंक से हमारे चूरू से आने वाले विधायक कह रहे थे कि बजट में हर साल बजट देना चाहिए। मैं खुद मानता हूं ये प्रतिपाली किसने शुरू करी? सेंटर सरकार ने शुरू करी। आपने टारगेट रखे 4 साल के। 2022 में सुनिए 2022 में इधर मुखातिब हो, 2022 के अंदर केंद्र सरकार को हमारे किसानों की आमदनी दुगनी करनी थी। कुछ हुआ क्या साहब? आज की डेट में वो सब फुर हो गई। आपने पूरे बजट भाषण में, केंद्र के बजट भाषण में ये नहीं बताया कि आज के किसान की आय कितनी बढ़ी। 1.5 लाख वेलनेस सेंटर 22 तक कंप्लीट होने थे, किसी ने बताया बजट के अंदर उन वेलनेस सेंटरों का क्या हुआ? 2022 तक शहरी इलाकों में करीब 54 लाख मकान बनने, कुछ नहीं कहा गया। जब प्रतिवेदन पढ़ते हैं अर्बन उसका, तब पता पड़ता है टोटल मकान बने 47%। ये भाषण से लुप्त कर दिए जाते हैं और नई चीजें शुरू हो जाती हैं। अब वो बातें खत्म हो गई, अब क्या नया भाषण दिया? कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन प्लानिंग का नाम देकर ये सब पुरानी चीजों को भूल गए, नई चीज वापस शुरू कर दी, कॉम्प्रिहेंसिव। 100 स्मार्ट सिटीज का
जो प्रस्तावित थे उसके आज के बारे में कुछ पता ही नहीं कि कितना पैसा दिया, कितना नहीं दिया, कितना काम हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में केंद्र सरकार के बजट में कोई चीज नहीं दी। कुसुम योजना बड़ी जोर शोर से शुरू करी गई थी जिसमें 2 लाख पंप सेट्स देने थे केंद्र सरकार को, उसके बारे में नहीं, क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं हुई, इसके बारे में कुछ बताया नहीं। अब आपने क्या नई चीज शुरू करी? प्रधानमंत्री जी ने एक नया नारा दिया, पीएम गति शक्ति योजना। उस पर हम 100 लाख करोड़ खर्च करेंगे। कहीं बजट में नहीं दिया कि 100 लाख करोड़ कहां से आएंगे। ये बोला 5 साल में 100 लाख करोड़ खर्च करेंगे, बट ये नहीं बताया कहां से करेंगे। आपका जो कैपेक्स है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, टोटल 7.5 करोड़ का है। टोटल 7.5 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसमें से 1 लाख करोड़ वो स्टेट्स को दे देंगे और 51,000 करोड़ उस कैपेक्स में से ही। पहली बार हो रहा है सरकार, सभापति महोदय इमेजिन करिए कि केंद्र सरकार अपने बजट में किस तरह से जगलरी कर रहा है। पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि 51,000 करोड़ जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, आप लॉस बना चुके थे, आपने वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में से निकाल रहे। और ये इसी साल नहीं करा है, ये पहले कई सालों से, जब से आपकी सरकार आई है, ये परिपाटी आप लोगों ने कई साल में करी है। बस हर साल ये बताए थे कैपेक्स हमने बढ़ा दिया। अरे कैपेक्स बढ़ा दिया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को उसके अगेंस्ट खत्म कर देते हो आप। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और 7.5 करोड़, बाकी आप बताएं 12.5 करोड़ रुपए कहां से आएगा। हम ये और मान लें साहब 3 लाख 4 लाख करोड़ स्टेट्स में से इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंट पे हो जाएगा। तो जो 9 लाख का घाटा है, जो 9 लाख रुपया पता ही नहीं है कहां से आएगा, वो पता ही नहीं है कि कहां से आएगा, वो आसमान से आएगा। पता पड़ा 2 साल बाद पीएम गति योजना खत्म हो जाएगी, उसकी गति ही रुक जाएगी, क्योंकि इतना पैसा ना तो देश के पास होगा। आपने बड़ी बड़ी बातें करी, सॉवरेन फंड्स का पैसा लाएंगे, कभी जापान से पैसा लाएंगे, कभी सऊदी अरेबिया के अरब शेख से पैसा लाएंगे। वो सॉवरेन फंड्स का पैसा ही नहीं है। आपके यहाँ कोई इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहा है। आपके यहाँ लिमिटेड जापान में एक जो आपकी बुलेट ट्रेन चल रही है, उसका आपका काम ही शुरू नहीं हुआ, उसी का पैसा नहीं आया पूरा अभी तक। तो इस हिसाब से जो झूठ बोला जा रहा है, जो मिथ्या भाषण दिए जा रहे हैं बजट में, उसकी परिकल्पना करना मेरे तो उससे बात है। आज आप फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देश में फेडरल स्ट्रक्चर तार तार होके खत्म हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है जहां फेडरल स्ट्रक्चर खत्म हो रहा है। आपको एक्साइज ड्यूटी लगानी थी पेट्रोल और डीजल पे, पेट्रोल और डीजल पे आपको, मैं राजस्थान बजट पे भी आऊंगा साहब और सब चीजें बताऊंगा, आप चिंता नहीं करें, मेरे पास टाइम बहुत है। सेस और पेट्रोल और डीजल पे आपने सेस लगाना था आपको एक्साइज ड्यूटी, जिससे कि पैसा स्टेट्स को मिलता। 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि सेस 56% से 96% हो गया डीजल के ऊपर, पेट्रोल पर, और 35% से 94% सेस हो गया डीजल के ऊपर। इससे क्या होता है, 4 लाख करोड़ की टोटल रेवेन्यू आई लास्ट ईयर। 3,80,000 करोड़ केंद्र सरकार ने सिर्फ अपने पास रख लिया, 20,000 करोड़ सिर्फ स्टेट्स को बांटा। फिर हमारे चूरू से आने वाले विधायक कहते हैं स्टेट्स कर्जा क्यों ले रही हैं। अरे पैसा ही आप खा जा रहे हो स्टेट्स का, तो कर्जा तो हमें लेना ही पड़ेगा। कहां जाएंगे हम लोग? आपने हमारा गला घोंट रखा है, वो आप गले को छोड़ना ही नहीं चाहते हो। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप हमारा गला घोंटना चाहते हो, बट हम इससे डरने वाले नहीं। आगे चलेंगे हम, जो भी हमें करना है। इस राजस्थान सरकार का जो बजट है, बहुत ही शानदार बजट दिया। इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद भी इस सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। इतने किसान शहीद हुए, फिर भी कोई मदद नहीं हुई। बजट में बोला एमएसपी खरीद करेंगे, गेहूं और वीट पर ही नहीं, मिलेट्स और पल्सेस पर भी खरीदेंगे। बहुत खुशी हुई साहब ये जान के कि भाई ऐसा भी होने वाला है। बट बजटरी प्रावधान क्या करा साहब? पिछले साल 21-22 में बजटरी प्रावधान था 2,42,000 करोड़ का। इस साल बजटरी प्रावधान कर दिया 2,37,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ कम कर दिए।
तो आपके पास तो पल्सेस और मिलेट्स को खरीदने का आपके पास पैसा ही नहीं है। कहां से आएगा पैसा? पैसा ही नहीं है आपके पास। आपने फर्टिलाइजर, यानी किसान की इतनी बुरी हालत होने के बाद आपने फर्टिलाइजर सब्सिडी को 24% से घटा दिया। 1,41,000 करोड़ की सब्सिडी पिछले साल मिली थी, इस साल बजट का प्रावधान कर दिया 1,07,000 करोड़। क्योंकि डीएपी इस पूरे देश में कोई कंपनी नहीं बनाती, डीएपी इंपोर्ट होता है। लास्ट ईयर हमारे किसानों ने खूब लाठियां खाई पूरे देश में, इंपोर्ट टाइमली नहीं करा और किसान बेचारा लाठियां खाता रहा, उसको एक एक बोरी डीएपी की बड़ी मुश्किल से मिली। इसी तरह से पीएम फसल बीमा योजना बहुत जोर शोर से शुरू करी थी साहब। 16,000 करोड़ का पिछले साल प्रावधान था, इस साल वो घटा के 3% से 15,500 करोड़ कर दिया। तो क्या किसान को फसल बीमा योजना से भी आप धीरे धीरे लुप्त कर दोगे? फसल बीमा योजना जिस तरह से आपने उज्ज्वला योजना से किसान और सब गरीबों को लुप्त कर दिया, आपने गैस सब्सिडी बिल्कुल खत्म कर दी। जहां 35,000 की सब्सिडी थी वहां 5,800 करोड़ की सब्सिडी छोड़ दी, बाकी आपने सब खत्म कर दिया। आने वाले चूरू वाले महोदय बोले थे कि आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपकी ये जो कृषि बजट है उसी में से सब पॉलिसी आई है। उनको बताना चाहूंगा कि इस बार संचय योजना में सेंटर का जो पिछले साल बजट था 4,000 करोड़ था, इस बार 2,000 करोड़ बचा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन पर 2,2700 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान करा है। ये तो मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये प्रावधान इस बजट में है। जितना आपका बजट नहीं है उतना राज्य सरकार का बजट है। पूरे देश का बजट संचय योजना में नहीं है, उतना बजट राज्य सरकार का है। बड़ी बड़ी बातें करी इनने। कृषि अनुसंधान पे इनका बजट है 8,500 करोड़, 514 करोड़। बड़ा समझ में आता है साहब कृषि अनुसंधान पर काम होगा, बट आप जब डिटेल में जाते हो, कमेटी ऑफ एमपीज कहती हैं कि इस प्रावधान को आप बढ़ाओ। इसमें से 80-85% सैलरीज और वेजेस में चला जाता है। तो आप क्या नया अनुसंधान करोगे? क्या आप बात करोगे कि किस तरह से आप किसान के लिए नई चीजें का वो करोगे? बैठिए बैठिए बैठिए, अंकित नहीं होगा हीरा जी। आपके काले कारनामे निकल रहे हैं इसलिए आप ये सब बोल रहे हो। प्लीज, क्या हो रहा है ये? सर मनरेगा योजना, अपना जवाब देने में सक्षम है, कृपया इंटरव्यू नहीं करें बीच में। सर मनरेगा योजना इनने कांग्रेस गवर्नमेंट से चालू करी, जो खूब इनने इसके ऊपर बोला कि मनरेगा योजना क्या है, बंद हो जानी चाहिए, ये हो जानी चाहिए, और फिर प्रधानमंत्री जी ने उसको कंटिन्यू कराया। 98,000 करोड़ का पिछले साल का बजट था, इस बार उसको 73,000 करोड़ कर दिया। 73,000 करोड़ करने के बाद भी 13,000 करोड़ की पुरानी लायबिलिटी इस साल दी जाएंगी, तो एक्चुअल बजट तो सिर्फ 60,000 करोड़ रह गया। तो क्या 60,000 करोड़ देने के बाद कोई डिमांड जनरेट होगी रूरल सेक्टर से? जहां डिमांड जनरेट नहीं हो रही है, डिमांड ही जनरेट नहीं हो रही है क्योंकि रूरल सेक्टर के पास पैसा नहीं है। और यह सबसे बड़ा काम था मनरेगा के थ्रू जो हम कर सकते थे, हमारी इकोनॉमी को सुधार सकते थे। यदि हम उसमें ज्यादा पैसा डालते तो डिमांड जनरेट होती, हमारा रूरल सेक्टर बढ़ जाता। आप ये देखो, अमेरिका ने आज पैसा दिया साहब, लोगों के हाथ में पैसा दिया। 23 ट्रिलियन की इकोनॉमी 7% से बढ़ी। हमारी सरकार ने एक आदमी को भी पैसा नहीं दिया उसके हाथ में डिमांड जनरेट कराने के लिए। उनकी सोच क्या थी कि किसी को कुछ देंगे नहीं, उनकी सोच यह थी कि हम कैपेक्स के थ्रू करेंगे। बट यह समझ में नहीं आया, कैपेक्स खर्च करने में कम से कम 3 साल 4 साल लग जाते हैं या 1 साल लग जाता है, तब तक इकोनॉमी की क्या हालत होगी? आपने क्या हालत बना रखी इकोनॉमी की? तो मेरा आपसे सिर्फ यह कहना है कि 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी 7% पे बढ़ी। 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो इंडियन इकोनॉमी है वो 9.2% से बढ़ी जीडीपी के। और पिछले साल का घाटा यदि 7.7% आप ले लेते हो जिससे घटी थी, तो एक्चुअल ग्रोथ जो आई पिछले साल
वो सिर्फ 1.5% की आई। ओवर द प्री कोविड लेवल सिर्फ 1.5% की ग्रोथ आई, जिनने इसको दिखा दिया कि हमारे पास 9.2% की ग्रोथ है। आज मैं कहना चाहता हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट में आप देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.8 मिलियन का अनएम्प्लॉयमेंट हो गया कोविड की वजह से और नोटबंदी की वजह से। केंद्र सरकार में 3.29 मिलियन जगह पड़ी हुई हैं जो भरी नहीं जा रही हैं। रेलवेज में 1.4 मिलियन जगह पड़ी हुई हैं जो भरी नहीं जा रही हैं। शिक्षा विभाग में कोविड की वजह से जो प्राइवेट स्कूल्स थे गांव में, वो बंद हो गए पूरे देश में, उनमें करीब 4 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी। और होटल और टूरिज्म में 5 मिलियन और अन्य सेवाओं में 1.5 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरी खो दी। एमएसएमई सेक्टर को आपने कुछ नहीं दिया। आपने क्या करा कि पैसा खर्च नहीं करना। आपने क्या करा, बैंक्स को बोला, कमर्शियल बैंक्स को, कि इनको लोन दे दो, हम गारंटी लेते। गारंटी क्या ली आपने? आपने बोला एमएसएमई सेक्टर्स को 7.5% पे आप लोन दे दो, यदि उनको चाहिए तो आप लोन दे दो। जितना लोन ले रखा है उसका 25 या 30% आप उनको लोन दे दो। बहुत अच्छी बात है, गारंटी सरकार ले रही है। बट उससे सस्ती रेट पे कमर्शियल बैंक्स आज 7.25% पे, 7.15% में कमर्शियल बैंक्स आपको लोन दे रही हैं। और जिनके स्ट्रेस्ड असेट्स हैं, आज लोन लेने कौन जाएगा? जिनके स्ट्रेस्ड असेट्स हैं या जो दिक्कत में, स्ट्रेस्ड असेट्स वालों को लोन नहीं मिल रहा उन कमर्शियल बैंक्स में। तो आज बोलना आसान है, जब इंप्लीमेंटेशन होता है तो बहुत दिक्कत में है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बात होनी चाहिए थी, मैं इसको खत्म कर रहा हूं, सेंटर वाले बजट को, बात होनी चाहिए थी कि एक यू शेप में हमारी इकोनॉमी को बढ़ना चाहिए था। यू शेप में बढ़ने का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी के सब पैरामीटर्स, सब उद्योग, सब सर्विस सेक्टर्स जो दो हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, एवरीबडी ग्रोज इन द यू शेप इकोनॉमी। ग्रोथ कैसे आ रही है? ग्रोथ आ रही है के शेप में, ग्रोथ आ रही है। सरकार के संज्ञान में है, आप विराजी। ए शेप की ग्रोथ हो रही है। के शेप की ग्रोथ का मतलब कि सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनियां और सिर्फ एनबीएफसी कंपनियां, उन्हीं की ग्रोथ हो रही है, बाकी किसी की ग्रोथ नहीं हो रही। अब मैं आपका ध्यान, जो हमारा राजस्थान का बजट दिया मुख्यमंत्री जी ने, उसके बारे में आपको कुछ कहना चाहूंगा। राजस्थान में कल काफी लोगों से बात हो रही थी। लोगों का यह कहना था कि ये पैसा कहां से आएगा, ये पैसा कहां से आएगा? राजस्थान में इतना बड़ा जो मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया, हमारे चूरू वाले सदस्य भी पूछ रहे थे कहां से आएगा। 98,000 करोड़ हमारे पास खुद की रेवेन्यू है, जो हमारी ओन रेवेन्यू सोर्सेज से आएगा। 48,000 करोड़ रुपए जो डेवल्यूशन से, उससे आएगा सेंटर से। 45,000 करोड़ ग्रांट्स एंड एड से आएगा और 22,000 करोड़ अदर सोर्सेज से आता है। और हम एफआरबीएम एक्ट के अंडर जो आपने 4 कंडीशन लगाई थी, आपने 4 कंडीशन ऐसी लगाई थी एफआरबीएम एक्ट में जो नहीं लगानी चाहिए थी कोविड-19 के टाइम, बट आपके फाइनेंस कमीशन में जो आपके पुराने आदमियों ही चेयरमैन बैठे थे, उनने 4 कंडीशन ऐसे लगा दी। उनने सोचा कि ये लोग पैसा नहीं ले पाएंगे स्टेट्स, बट हमने उसमें से 3 कंडीशनों का काम पूरा कर लिया। पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स में आधा कर लिया। तो हमारे पास एफआरबीएम एक्ट के अंदर हम 5% तक हम लोन ले सकते हैं। तो हम वो लोन लेंगे, क्योंकि आप हमारा गला घोंट रहे हो, आप हमारे को पैसा नहीं दे रहे हो पेट्रोल और डीजल का। तो हम कहां जाएं? हमें लोन लेके इस राजस्थान की जनता का हमारे को भला करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी इज एट द लोएस्ट। आपने किसी के हाथ में पैसा नहीं दिया, आपने डिमांड जनरेट नहीं करी। रूरल सेक्टर में लोग बाग त्राही त्राही मचाई हुई है, क्योंकि वहां डिमांड जनरेट नहीं हो रही। लोकल कंपनीज की हालत खराब है। एमएसएमई सेक्टर को आपने खत्म कर दिया। किसका बोलबाला चल रहा है? सिर्फ 2 फैमिलीज का बोलबाला चलता है, अडानी और अंबानी। उसके खिलाफ ये कुछ नहीं बोलते। चूरू वाले बोले थे वो नंबर कट जाएंगे, आप बोले थे हम अडानी के खिलाफ कि वो पैसा तो आप ही करके गए, सुप्रीम कोर्ट से ही डिसीजन हुआ, हम तो नहीं डिसीजन करके गए। आप ही कोई कुकर्मों की सजा हमको मिली, राजस्थान की जनता को मिली, हम नहीं करके गए थे काम, आप ही करके गए थे।
आपने बड़े बड़े भाषण दिए, आप बजट पे तो बोले ही नहीं, क्योंकि आपको पता था बजट पे बोलते ही आपको दिक्कत आ जाती। आप पुराने भाषणों को लेके घूमते रहते हो। आपकी सरकार ने क्या करा? आयुष्मान भारत में क्या करा आपकी सरकार ने? आप 5 लाख रुपए का सिर्फ इंश्योरेंस देते हो, हम 10 लाख का दे रहे हैं। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सर मैं आप ही की तरफ देख रहा हूं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 5 लाख का और बढ़ा दिया। आप क्या कर रहे हो? किसी ने आपको रोका? हमने तो नहीं रोका, आप देते ना। नरेगा में हमने 100 दिन का रोजगार अर्बन उसमें दे दिया, जो आज तक आप नहीं कर पाए। अर्बन में 100 का करा, और जो गांव का, जहां आप 100 दिन का रोजगार कर रहे हो, वहां हम 125 दिन का रोजगार कर रहे हैं। वहां हम 850 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। तो बड़ा पेट में दर्द हुआ कि राजस्थान की जनता को क्यों ये मिल रहा है। अरे ये मुख्यमंत्री की सोच है। आप कहते हो हेल्थ वाला, आज आप पूछो मेरे पास, अब मैं एक सिर्फ आपको छोटा सा वाक्य सुना चाहता हूं। इसी के अंदर एक किडनी का पेशेंट आया, जिसकी एक बार किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी थी, उसका घर बिक चुका था। मैं भी काफी उद्दोलित था उसको ये सुन के। उसकी बीबी, बच्चे सब रोते हुए मेरे घर पे आए कि साहब क्या होगा। मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र लिखा, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत वो चिरंजीवी योजना में ऐड करा दिया। आज उसका फ्री ऑफ कॉस्ट महात्मा गांधी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। ऐसा मुख्यमंत्री है जो गरीबों की सुनता है। और ये चीज करी चिरंजीवी योजना। आज आप अपन बात कर रहे हैं, आज 550 करोड़ की सब्सिडी दूध उत्पादकों को देना एक बहुत बड़ी चीज है साहब। पहले 2 रुपए की सब्सिडी मिलती थी, अब 5 रुपए की सब्सिडी मिल गई। आज आप क्या करना चाह रहे हो? जो अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री नहीं कर पाए, वो इस मुख्यमंत्री ने इस बजट में करके दिया है। वी आर एम्पावरिंग पीपल बाय गिविंग मनी इन देयर हैंड्स टू क्रिएट डिमांड, टू जनरेट डिमांड, सो दैट द इकोनॉमी ग्रोज। इकोनॉमी बढ़ेगी, नई इंडस्ट्री लगेगी, नया एम्प्लॉयमेंट आएगा। इसी तरफ ये पूरा बजट है। पूरा बजट इसी तरफ चल रहा है कि किस तरह से डिमांड जनरेट हो। वो आपकी केंद्र सरकार ने नहीं करा है कि डिमांड जनरेट पे आप मेरे को एक चीज बताइए कि आपने कराओ, आपने एक पैसा खर्च कराओ, आप बता दीजिए। आपके भी यहां से वक्ता बोलेंगे, आप बता दीजिए कि आपने डिमांड जनरेशन में क्या करा। आपने कुछ नहीं करा, आपने सिर्फ कैपेक्स का पैसा खर्च करा। कैपेक्स कहां हो रहा है? रोड बिल्डिंग में। अब आप क्या चाहते हो? जो होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा है वो रोड इंडस्ट्री में जाके काम करेगा लेबर जैसे? ये कर सकता है क्या साहब? जो सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है वो रोड बिल्डिंग में वहां तसले डालेगा क्या? कैसे होगा? उनके बारे में आपने क्या सोचा? आपने सिर्फ एक सेक्टर को पकड़ लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि इनका मंत्री एक है जो काम करने वाला है, और किसी मंत्री का काम ही नहीं कोई सुनता है। वो एक मंत्री है, उसकी हम भी तारीफ करेंगे, ही इज एन एफिशिएंट पर्सन, वो शानदार तरीके से काम करते हैं। तो इसलिए पूरा बजट ही बेचारे को वो लेके चले जाते। यही बजट नहीं है। उनने तो 1,40,000 करोड़ टोल टैक्स नाकों से भी उठा लेते, उसके बारे में नहीं बोलते। ये कोई नहीं बोलते साहब कि सेस का पैसा भी वहीं लेके चले जाते हैं, ये टोल टैक्स का पैसा भी वहीं लेके चले जाते हैं। सब पैसे को तो वहीं ले जाते हैं, बचेगा क्या? और फिर आप चाह रहे हो पीएम गति योजना शुरू कर दें, हम ये कर दें। और इधर हमारे चूरू से आने वाले सदस्य ने एक चीज और बहुत तगड़ी कही साहब, कि सरकार ने माफी कर दी और दूसरे हमारे किसान भाइयों को नोटिसेस मिल गए। सरकार, बैंकें राजस्थान सरकार के नीचे नहीं है। कमर्शियल बैंक्स आर अंडर केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने ही वो नोटिसेस दिलवाए होंगे। वन टाइम सेटलमेंट के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब फाइनेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी तो आप वन टाइम सेटलमेंट बोलते, करवा देते आप वन टाइम सेटलमेंट। ऐसी कौन सी बड़ी चीज थी जो आप नहीं करा सकते हो? भाई बैठे बैठे आप लोगों के यहां ईडी, इनकम टैक्स के वो तो छापे पड़ सकते हैं, तो एक भलाई का काम भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप कम से कम हमारे किसान भाइयों के लिए वही एक भला काम कर देते, वो भी नहीं हुआ साहब। ये जो डिमांड जनरेशन की बात कर रहा था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो सरकार ने जो खर्च कर रहे हैं,
आज सरकारी नौकरी हमने 1 लाख सरकारी नौकरी दे चुके हैं, 1.25 लाख नौकरियों पर हमारे यहाँ भर्ती अभी चालू हैं। फिर डिमांड जनरेशन के लिए कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करा जाए, 1 लाख नौकरियां और दी जा रही। आप देखिए वर्क फ्रॉम होम, नया प्रयोग, जो पहली बार नया प्रयोग हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम जो हमारी महिलाएं करना चाहती हैं, उस पर 100 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। 100 करोड़ रुपया खर्च कर रही है, राजस्थान सरकार खर्च कर रही है। इसी तरह से इनोवेशन सेंटर्स, इनोवेशन हब बन रहे हैं हमारे यूथ के लिए, उस पर हम करीब 200 करोड़ रुपया खर्च करें, इनोवेशन हब, जिससे कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करा सकें। तो ये सब चीज़ें इतनी 500 करोड़ आज मल्टीपर्पस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, 2 जगह मल्टीपर्पस कॉम्प्लेक्स। इट विल टेक टाइम। हमारे चूरू से आने वाले विधायक ने और एक चीज बहुत जबरदस्त बोली कि जब मैंने पूरा बजट पढ़ा तो मुझे पता पड़ा इसमें 1,38,000 करोड़, ऐसा, हाँ, 1,36,450 करोड़ का एडिशन हो। सरकार मुझे एक चीज बताएं, आप बड़े विद्वान हैं, मैं तो आपका छोटा भाई हूं, ये बताएं कि 1,36,450 करोड़ क्या एक ही साल में खर्च हो जाता है सरकार का बजट के अंदर? उसमें से 34,000 करोड़ रुपया कैपेक्स का है। कैपेक्स एक साल में खत्म नहीं होता, यह आपको बताना चाहूंगा। 34,000 कैपेक्स एक साल में खत्म नहीं होता। इस साल कैपेक्स पे हमने 24%, सर आपकी तरफ देख रहा हूं, पहले से ज्ञानी है। हाँ वो तो पहले ही बहुत ज्ञान रखते हैं, मेरा ज्ञान वृद्धि करो आप तो। पर मैं तो आप ही की तरफ देख के बोल रहा हूं। सर 34,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स हमने इस साल कर रहे हैं, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 24% ओवर लास्ट ईयर। और यही आप सरकार, केंद्र सरकार का देख लीजिए, उनका कितना इंक्रीज हुआ इस साल? 24.5%। बट उनने क्या करा, कैपेक्स में से 1 लाख करोड़ रुपया स्टेट्स को दे दिया, स्टेट्स को खर्च करने के लिए दे दिया। जो ग्रांट्स एंड एड्स में हमारे पास पैसा आता था, वो ग्रांट एंड एड हमने खत्म किया। मैंने कहा ना किस तरह से गला दबाया जाए स्टेट्स का, वही फॉर्मूला वापस अप्लाई हो गया। 1 लाख करोड़ हमारे को स्टेट्स को दिया, क्या कह के, टू बी रीपेड आफ्टर 50 ईयर्स। ग्रांट्स एंड एड में तो आदमी खुश रहता है, ग्रांट एंड एड मिल गई भैया, हमारे को चुकाना नहीं पड़ेगा। इनने क्या करा, गला दबाना है स्टेट्स का, किस तरह से इनको काबू करना है। 1 लाख करोड़ दो, 50 साल बाद वापस दे देना। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता, पर ना तो मैं रहूंगा ना आप रहोगे, कोई भी नहीं रहेगा, इतनी अपन कोई करके नहीं आए कि इतनी उम्र पाएंगे साहब। बट इशू ये है, कहां गया ये फेडरल देने वाले सिस्टम? श्रीनाथ जी, पाने वाले श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी देने वाले, श्रीनाथ जी पाने वाले। ठीक है सर, जो आप बोले वो बिल्कुल ठीक। इसी तरह से मैं आपको और कहना चाह रहा हूं, ये इंदिरा गांधी, शहरी रोजगार गारंटी, उस पर अपन ने बोला। एक सर एमएसएमई के ऊपर जो किसी ने नहीं करा, एमएसएमई में हमने 150 करोड़ रुपए का प्रोविजन करा। पिछले साल हमने 50 करोड़ का करा था, इस बार हमने 150 करोड़ का एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए प्रोविजन करा फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन। मतलब हम उनको इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे एमएसएमई को। एमएसएमई की किस तरह से जान बचाई जाए, हमने वो करा है। और इसी तरह से कई बार क्या होता है साहब कि रीको इंडस्ट्रियल एरिया की बहुत लोग बाग जमीन नहीं ले पाते, उन लोगों को एक्सपेंसिव लगती है। तो इसी मद में कृषि से इंडस्ट्रियल कन्वर्जन में आपको कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी, कन्वर्जन चार्ज नहीं लगेगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगेगा। तो ये सबसे बड़ा जो कहते हैं जो फायदा करा है इंडस्ट्री को, वो करा है। इसी तरह से पचपदरा में 383 किलोमीटर्स का जो आप निकल हब बनाना चाह रहे हो पचपदरा में, जिसके अकॉर्डिंग आपके करीब 1.4 लाख लोगों को आप रोजगार सृजन करना चाह रहे हो, वो यदि हो जाएगा तो वो एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि गुजरात से लेके राजस्थान में वो इंडस्ट्रियां डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। गुजरात की हालत देखते हुए ये वाली इंडस्ट्रियां यहाँ आपके यहाँ वो हो जाएंगी। इसी तरह SC ST वालों के लिए आप देखिए
जिससे कि वो नए आयाम स्थापित कर सकें, उनके लिए 100 करोड़ का इंक्यूबेशन सेंटर की घोषणा करी मुख्यमंत्री जी ने। वो जब लैंड लेते हैं, रेंट की रजिस्ट्री कराते हैं, कुछ भी कराएं, उनके लिए स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन प्लस आसान किस्तों पे रिको वगैरह से लैंड ऋण भी उनको दिया जाएगा। और 100% रिएम्बर्समेंट ऑफ SGST, यदि कोई भी SC ST का लोग लगाना चाहेंगे, उनको 100% एग्जम्पशन है 7 इयर्स का, विच इज अ वेरी बिग थिंग। 7 साल तक 100% SGST का रिएम्बर्समेंट मिलेगा, प्लस मुख्यमंत्री के यहां से 1% की एडिशनल, मुख्यमंत्री को से 1% की एडिशनल इंटरेस्ट सब्सिडी और मिलेगी। इसी तरह से हमारे सौर ऊर्जा की बड़ी संभावनाएं हैं राजस्थान में, और सौर ऊर्जा में हम नंबर 1 पे भी हैं सभी प्रदेशों में। हमारे यहाँ इस बार करीब 92 MOU साइन हुए 8 लाख करोड़ रुपए के। यदि ये MOU सब साइन होके और ये जमीन धरातल पे आ जाते हैं तो करीब करीब 1.5 लाख लोगों को इससे 2 लाख लोगों को इससे नौकरी मिलेगी, और ये आएंगे भी धरातल पे, क्योंकि पिछली बार जैसे नहीं है। इनने अनिल अंबानी से कर लिया था करीब 38 या 47 हजार करोड़ का MOU, और उसकी एक भी कंपनी नहीं थी जो 48,000 या 47,000 करोड़ गए, क्योंकि ऑल आर BFIR कंपनीज। और इस बार तो मिस्टर अंबानी, मिस्टर अडानी सबने पैसा दिया, सब आके यहां पर इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल क्लाइमेट डेवलप हो गया। मैं अभी पिछले महीने 2 महीने पहले मुझे भी कलकत्ता जाने का मौका मिला था, इंडस्ट्रियल उसमें कन्वेंशन में CIA की तरफ से वो था, हम लोग भी गए थे। वहाँ लोगों में हमने जो जोश देखा राजस्थान के प्रति कि यार राजस्थान इज कमिंग अप एज एन इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन। आपने इतने सारे रिको इंडस्ट्रियल एरियाज खोल दिए, आपने ये कन्वर्जन वाली प्रॉब्लम है सॉल्व कर दी। तो ये सब मिला के जब हमारे शांति धारीवाल जी UAE गए, 4016 MOU साइन हुए साहब। मैं ये नहीं कहता कि वो सब MOUs 100% जमीन धरातल पे आ जाएंगे, नहीं आते, इट इज नॉट पॉसिबल। आदमी वही इंडस्ट्री लगाता है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते इंडस्ट्री लगाने के लिए। आदमी वही इंडस्ट्री लगाता है जिसको 2 पैसे का वहां पर फायदा दिखता है। हम किसी को खींच के नहीं ला सकते, हम बता सकते हैं हम ये दे सकते हैं, बट खींच के नहीं ला सकते किसी को। आदमी वही लगाएगा जिसको 2 पैसे यहां पर मिलेंगे। बट ये जोश दिख रहा है, मैं कह रहा हूं इसमें से आधे MOUs भी हो गए। आज की डेट में 10.5 लाख करोड़ रुपए के MOUs हैं साहब। यदि इसमें से आधे भी हो गए तो ये आप मान के चलने का अनदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम ऑफ 2.5 लाख लोगों को अनदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम मिलेगी। आज हमारा रियल एस्टेट का सेक्टर है साहब, सबसे बड़ा सेक्टर कहते हैं रियल एस्टेट का सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। सबसे ज्यादा आदमी लगते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए वहां पर। तो मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार हैं जो 50 लाख रुपए तक का फ्लैट खरीदना चाहते हैं, उनको 2% स्टैम्प ड्यूटी का रिलैक्सेशन दिया। इसी तरह से 1% ड्यूटी का रिलैक्सेशन हमारे सीनियर सिटीजन को मिला। 100 स्क्वायर यार्ड्स और 50 स्क्वायर यार्ड्स में जो स्टैम्प ड्यूटी का रिलैक्सेशन वापस 1% दे दिया, जो आम आदमी को दे दिया। इससे क्या होगा सब, ग्रोथ स्पर होगी। मैं जो कह रहा था ना बार बार कि डिमांड कैसे स्पर करें, इन सब से डिमांड स्पर होगी। बाजार में डिमांड स्पर होगी, एम्प्लॉयमेंट आएगा, नई इंडस्ट्री आएगी, नए लड़के नौकरियों पे लगेंगे, सब चीजें होंगी, और बैंक का क्रेडिट देना बैंक को आसान हो जाएगा। इकोनॉमी में एक बूम आएगा। सब पहली बार हुआ जब 7.7% से पूरे देश की इकोनॉमी टूटी, तब ममता की सरकार ऐसी थी जहां पर इकोनॉमी ग्रोथ 1.2% की, क्योंकि वहां पर उनने डिमांड जनरेशन का काम शुरू करा। और ये डिमांड जनरेशन में इसीलिए हमारे NFSA में मुख्यमंत्री महोदय ने 10 लाख लोगों को ऐड करने की बात और कही है बजट में। जो लोगों ने अपनी अपील दायर कर रखी है, जिनके नाम काटे गए जबरदस्ती, क्योंकि केंद्र सरकार का एक हुक्म आया कि एक रात में नाम काट दो, तो कई बेचारों के गलत नाम हो गए, कट गए, तो उन लोगों को पोर्टल बंद कर दिया।
आप सुनो साहब, पोर्टल बंद कर दिया। तो 10 लाख लोगों को इस बार हम पोर्टल पर ऐड करेंगे, उनके निस्तारण करेंगे। ये सब चीजों से काफी हुई है। आप देखो पर्यटन की असीम संभावना है राजस्थान में। पर्यटन को हमने उद्योग का दर्जा दे दिया कि नहीं दिया उद्योग का दर्जा? आप बताइए। उनको रिप्स 19 के जितने आप अपने एंटरप्रेन्योर्स को दे रहे हो, उनको रिप्स 19 में, जैसलमेर बाड़मेर वाले सुन लें, रिप्स 19 में आपको भी पैसा मिलेगा। नए होटल बनाओगे तो आपको पैसा मिलेगा, डिमांड जनरेशन होगा, कोई टैक्सी चलाएगा, कोई होटलों में काम करेगा, कोई गाइड बनेगा, सब अपनी रोजी रोटी कमा सके। तो ये डिमांड जनरेशन की बात है। पहली बार हुआ है साहब कि जनवरी 22 से मार्च 22 तक जिनने SGST का पैसा जमा कराया है पर्यटन उद्योग वालों ने, उनका पूरा 50% उनका पैसा जो कलेक्ट करेगी राजस्थान सरकार, 50% पैसा उन एंटरप्रेन्योर को वापस देगा, जिससे अपने वो कोविड-19 में जो उनके दुख दर्द थे वो अपने दुख दर्द दूर कर सके। ऐसा करा क्या केंद्र सरकार ने? कभी किसी को भी दिया क्या पैसा? हाथ में दिया? डिमांड जनरेट कहां से करोगे? सबसे बड़ी चीज है डिमांड जनरेशन की साहब। डिमांड जनरेशन होगी तो इकोनॉमी चलेगी, नहीं तो इकोनॉमी के हाल बहुत बुरे रहेंगे। दूसरी चीज जो करी साहब, इस बार हमारी हवाई सेवाएं और शुरू करवा दी। इंटरस्टेट हवाई सेवाएं हमारी काफी शुरू होंगी, जो सरकार ने करीब करीब उस पर 15 करोड़ की सब्सिडी करी है। हवाई सेवा शुरू होने से लोगों को आने जाने में काफी सहूलियत मिलती है, वो भी एक इकोनॉमी के लिए इट इज अ वेरी गुड स्टेप। अब गरीब और SC/ST महिला वर्ग के उत्थान के लिए सरकार ने क्या किया? आप लोगों ने तो पढ़ा नहीं क्या किया। 50 यूनिट बिजली फ्री करी सरकार ने, गरीब आदमियों के लिए 50 यूनिट फ्री करी, और 50 से 150 यूनिट तक 3 रुपए की सब्सिडी और 150 से 300 रुपए की सब्सिडी। ये एक मील का सब पत्थर साबित होगी हमारे अगले चुनाव के लिए। इसीलिए तो आपके पेट में दर्द है, तभी तो कल वसुंधरा जी ने ये बोला कि ये तो इलेक्शन बजट है। तो ये भी आप मानते हो कि मतलब अच्छा बजट था, नहीं तो आपकी लीडर ये थोड़ी बोलती कि इलेक्शन बजट है। और हम कह रहे हैं इलेक्शन में तो अभी 2 साल है, 1 साल का और बजट देंगे, आप देखते रहना, 1 साल और बजट देंगे। पिछले साल की बजट घोषणाओं में आपको बताना चाहूंगा 85% चीजें हमारी पूरी हो चुकी हैं, 85% पूरी हो चुकी हैं, और बाकी की 15% इस साल पूरी हो जाएंगी। आपको दिक्कत तो यही है, आपको दिक्कत यही है। एक आध सेक्टर को पकड़ लेते हो और उसके ऊपर बोलते रहते हो। रोडें बनना शुरू हो गई, रोडों के टेंडर हो गए, वो सब हो गई, नगर पालिकाओं में रोडों के टेंडर हो गए, सब चीजें बनना शुरू हो गई। अब यही तो प्रॉब्लम है, यही आपको प्रॉब्लम है, आप सुनना ही नहीं चाहते हो। प्लीज सुनिए। इसी तरह SC/ST लोगों के लिए 500 करोड़ रुपया सरकार ने इस बजट में दिया था, और पहली बार सरकार ने EWS को रिकॉग्नाइज करा कि EWS की क्या महत्वाकांक्षा है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो नॉर्मल क्लासेस में यहाँ से आती है, उनमें भी गरीब लोग हैं, उनके लिए 100 करोड़ करा, उनके लिए 100 करोड़ करा। तो 100 करोड़ हमारे जो रुपए खर्च हो रहे हैं वो हो रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ये एक 1100 करोड़ का जो नया फंड सरकार ने बनाया है, वो एक बहुत ही अच्छा फंड बनाया है, जिससे एक उनको मेन स्ट्रीम में हम ला सकेंगे, इन सब लोगों को मेन स्ट्रीम में ला सकेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करा सकेंगे, ये सब चीज करा सकेंगे। एक जो हमारे मुख्यमंत्री जी का नारा है, कोई भूखा नहीं सोएगा, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी रसोइयों की जो हमारी तादाद है वो 1000 कर दी गई है, जिस पे करीब 250 करोड़ रुपया खर्च होगा। इसी तरह से सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स आप देखो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स को सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में कन्वर्ट करने के लिए अक्रॉस स्टेट सब सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। 1000 महात्मा गांधी नए हमारे विद्यालय बन रहे हैं,
हमारे 36 नए महिलाओं के लिए नए महाविद्यालय बनाने की घोषणा करी है। और इसी तरह से एजुकेशन लोन, जो हमारे बच्चे देश विदेश जाना चाहते हैं, लाउटी जी ये सुन लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी बात है बच्चों के लिए। जो बच्चे देश विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, आपस प्लीज आपस में बात नहीं करेंगे। यू काइंडली एड्रेस टू बच्चे जाना चाहते हैं देश विदेश में, नहीं अलाउड नहीं। अटेंशन कर रहा है। जो देश विदेश में बच्चे पढ़ने जाना चाहते हैं उनके एजुकेशन लोन पे स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज पे 100% माफ कर दिया गया है। कितना बड़ा स्टेप है। कम से कम कोई भी स्टूडेंट को उसके ऊपर खर्चा नहीं करना पड़ेगा। जहां तक हमारे दिव्यांग जनों की बात है, पिछली बार 2000 स्कूटी दी थी और उसमें से काफी बढ़ भी गई हैं। इस बार सरकार ने 5000 स्कूटी का कराया और कई एमएलएज ने, जैसे मेरे जैसे, हमने अपने फंड से भी स्कूटियां दिव्यांग लोगों को काफ़ी दी हैं। हम अभी तक 50 स्कूटियां बांट चुके हैं दिव्यांग लोगों को, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको हम मेन स्ट्रीम में लेके आ जाएं। हम नहीं चाहते कि वो अलग थलग रहें, क्योंकि परिवार वाले भी दिव्यांगों की उतनी कदर नहीं करते। बट आज समाज में यदि उनको लाना है, मेन स्ट्रीम में लाना है, तो उनको हमारे को सशक्त करना पड़ेगा किसी ना किसी तरह से, जिससे वो अपना रोजगार कर सकें। आना जाना उनके लिए दूभर होता है, वो आ जा सकेंगे तो वो अपनी नौकरी, नया धंधा, नया पेशा, ये सब कर सकेंगे। इसी तरह से सड़कों पे देखो साहब, सड़कों पर करीब करीब इस बार 15% का इंक्रीज करा है बजट हमने। 9200 करोड़ रुपए हम सड़कों पे खर्च कर रहे हैं। 33 जिलों में 3-3 सड़कें, चाहे वो जितनी की भी वैल्यू की हो, बट वो सड़क यदि खराब है, खराब कंडीशन में है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने हर जिले से 3-3 सड़क चूज करके वो दे दिया और 10 करोड़ रुपए हर विधायक को दे दिए, कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी को दे दिए कि वो अपने हिसाब से रीडामरीकरण और मिसिंग लिंक में जहाँ चाहें वहाँ पैसा दे सकते हैं। कुछ उसमें बाइफर्केशन है, वो मिला। इसी तरह से जन जीवन मिशन में हम करीब 46,21,000 घरों को नल की कनेक्शन देंगे टोटल जल जीवन मिशन में। इस स्कीम में केंद्र सरकार ने जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर 90% सब्सिडी दे रही है केंद्र सरकार। हमारा प्रदेश भी रेगिस्तानी प्रदेश है, जहां ढाणी पे घर बसे हुए हैं, वहां एक एक नल ले जाने के लिए कम से कम कई जगह तो 1-1 करोड़ रुपए का एक नल जाएगा साहब। पर केंद्र सरकार को इससे मतलब नहीं है। केंद्र सरकार उस पर पैसा देना नहीं चाहती। केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य सरकार कैसे भी करे 50% का पैसा वो चाहती है कि हम लोग दें। इस वर्ष करीब 13,921 करोड़ रुपए विभिन्न स्कीमों पर हम खर्च करेंगे। 5,833 गांवों को पानी मिलेगा और 5,182 करोड़ रुपए रूरल सप्लाई स्कीम्स और इसी तरह से 2,500 करोड़ रुपया अर्बन सप्लाई स्कीम्स पे हमारे पास खर्च किया जाएगा। और ये टोटल प्रोजेक्ट जो है वो करीब 60,600 करोड़ का है, जिसमें राज्य सरकार को करीब 30,000 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। इसी तरह से हमारा बिजली सेक्टर आप ले लीजिए। बिजली सेक्टर में भी इस बार हमारा बजट जो काफ़ी बढ़ा है, काफ़ी हमने अपना बजट बढ़ाया है बिजली सेक्टर में। बिजली सेक्टर में इंक्रीज हुआ है बजट बाय ऑलमोस्ट, एक सेकेंड, बिजली सेक्टर में बजट हैज इंक्रीज बाय 9%। इस बार हमारा 9% बजट इंक्रीज हुआ है ओवर द लास्ट ईयर। इसमें सबसे अच्छा काम जो हो रहा है हमारे ईस्टर्न राजस्थान के लिए, जहाँ नीचे पानी है, वहाँ 2.5 लाख नए कुओं के कनेक्शन इस साल तक पूरे कनेक्शन मिल जाएंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री महोदय का कि धौलपुर में जो वोल्टेज समस्या थी उसके निराकरण के लिए धौलपुर में एक 400 केवीए का नया जीएसएस का सबस्टेशन उन्होंने स्थापित कराया। उसको मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से क्योंकि आपकी सरकार ने एफआरबीएम एक्ट के तहत कुछ कंडीशनें लगा रखी हैं, तो हमारे को 48 लाख प्रीपेड मीटर भी इसीलिए लगाने पड़ रहे हैं आपकी वजह से, नहीं तो आपके एफआरबीएम एक्ट की हम अवहेलना करेंगे।
और इसी तरह से बिजली उत्पादन में भी नया पैसा खर्च कर रहे हैं। करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए हम बिजली उत्पादन में नई बिजली की सेटअप कर रहे हैं, थर्मल पावर से सुपर क्रिटिकल पावर सेटअप कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में हमने एक वादा और किया था पिछली बार मुख्यमंत्री महोदय ने कि मैं एक वादा करता हूं कि किसानों को दिन में बिजली दूंगा जिससे उनकी रात की नींद खराब नहीं होगी। करीब करीब 15 जिलों में ये हो चुका है। मेरे ज़िले में दिन में बिजली मिलती है किसान को, मेरे यहाँ कोई किसान रात को नहीं जगता है। अब पूरे प्रदेश में इस साल से, क्योंकि हमारे को अपना तंत्र ठीक करना था इसलिए 1 साल लगा, पूरे प्रदेश में बिजली अब सुबह मिलना शुरू हो जाएगी। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। कम से कम हमने किसान भाइयों के अब जो दुख दर्द थे वो हम काफ़ी दुख इससे दूर कर सकेंगे। इसी तरह से आम जन को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण देने के लिए, कानून व्यवस्था को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए गृह विभाग नए 500 यूनिट और 20,000 नए कैमरा लगा रहा है और एक नई RISF का भी गठन हो रहा है इस साल। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतनी सारी घोषणाएं, यदि मैं पढ़ता रहूँगा तो मेरे ख्याल से पूरा टाइम चल जाएगा। अब मैं बजट पे कुछ कहना चाहूँगा। हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 2022 और 2023 का, वो प्रोजेक्ट कराए इस साल 22 और 23 में हमने 13,34,310 करोड़ का, विच इज़ अ ग्रोथ ऑफ 11.6% ओवर द लास्ट ईयर। और जो GDP ग्रोथ सेंट्रल सरकार ने करी है वो सिर्फ 11% की करी है। हमने 11.6% की हमारी GDP ग्रोथ दिखाई है 22-23 में, जो मेरे ख्याल से पूरी फुलफिल होगी। इसी तरह से हमारा जो डेट रीपेमेंट है 2022-23 में एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग द डेट पेमेंट, हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है 2,73,468 करोड़, विच इज़ एन 8% इंक्रीज। हम खर्च कर रहे हैं 8% इंक्रीज कर रहे हैं ओवर द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। और इसमें जो ये बात थी ना कि आप जो कर्जा ले रहे हो वो कहाँ से, इसमें 72,715 करोड़ का डेट भी हम इस बार चुकाएंगे। उसके बाद हम 2,73,000 करोड़ पर पहुंच रहे हैं। इसी तरह से आप रिसीट्स देख लें कि 2,15,256 करोड़, एन इंक्रीज ऑफ 12% इंक्रीज हुई है हमारी रिसीट्स इस साल। और 21-22 में रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स का एस्टिमेट जो था बजटेड से जो था वो RE में हम एक्सीड करे 6,805 करोड़ से 6,805 करोड़ पे। जो बात थी ना कि भाई 12% आप कैसे बढ़ाओगे, जब मरे हुए टाइम्स में जब केंद्र सरकार ने हमारे को हेल्प नहीं करा, कोविड-19 चल रहा था, तब 6,800 करोड़ रुपए हमने ज़्यादा अर्जित करे थे। अभी टाइम्स अच्छे आने वाले हैं तो हमारी उम्मीद है कि हमारे जो रिसीट्स हैं वो करीब करीब 12% से इस साल बढ़ जाएंगी, तो जो हमारा टारगेट है वो पूरा हो जाए। इसी तरह से जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट था लास्ट ईयर, हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट था वो 2.98% था। इस साल हमारा रेवेन्यू डेफिसिट हैज़ गॉन डाउन टू 1.76%। ये नहीं बोले, जो अच्छी चीज़ें हैं बजट की वो नहीं बोलता कोई भी, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कम हुआ। इसी तरीके से हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो पिछले साल हमारा फिस्कल डेफिसिट थोड़ा सा बढ़ गया था, खर्चे ज़्यादा हो गए थे कोविड की वजह से। हमारे को कोविड में बहुत खर्चे करने पड़े, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, ये सब करने के लिए कोविड में हमने खर्चे ज़्यादा करे। तो उसको सबको ठीक करने के लिए पिछली बार हमारे 5.14% था और इस बार हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो सिर्फ 4.36% है। इट इज़ वेल विद इन दी FRBM लिमिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी तरह से जो हम खर्च कर रहे हैं, हम जो डिफरेंट सेक्टर्स पे खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर पे हमारा इस बार का बजट 11% हमने बढ़ाया है, जो एवरेज ऑफ ऑल ओवर इंडिया से हम बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं हमारी एजुकेशन पे, क्योंकि 2 साल हमारे बच्चों के खराब हो गए। मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि 2 साल खराब हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर पे थर्स्ट करो, जिससे बच्चों की जो पढ़ाई मिस हुई है वो पढ़ाई जल्दी से जल्दी करें। इसीलिए 10,000 हमने भर्ती कर रहे हैं कंप्यूटर के टीचर्स। आज कंप्यूटर के टीचर्स हो जाएंगे हमारे यहाँ करीब करीब 70% 12 स्टैंडर्ड्स तक हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब्स बनी हुई।
जितनी जल्दी ये भर्ती हो जाएंगे कंप्यूटर लैब के माध्यम से, फिर यदि कभी दिक्कत भी हुई तो हम एजुकेशन को बीम कर सकते हैं, कहीं से भी बीम करा सकते हैं, हम उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस दिला सकते हैं। मास्टर हो या ना हो, वो कंप्यूटर लैब्स में बैठ के एक्स्ट्रा क्लासेस करके अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। इसी के तहत हमने ये हुआ। इसी तरह से रूरल डेवलपमेंट में over the last year we have taken 24% increase in the budget. Rural development we have taken that. ये आपका भी नहीं है, आपके यहाँ तो रूरल डेवलपमेंट में बल्कि आपने पैसा घटाया है, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो कि किसानों को कुछ फायदा हो सके। आपके पास तो प्रधानमंत्री जी के पास टाइम भी नहीं था, जब किसान आत्महत्या कर रहे थे तो उससे उनसे मिल भी सकें, वो टाइम नहीं था। इसलिए आप चाहते ही नहीं कि रूरल डेवलपमेंट में आप करें। इसी तरह से हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बड़ी एस्टॉनिशिंग चीज है साहब। लास्ट ईयर इनने बजट में प्रोविजन करा था 35,000 करोड़ का, जो हमारे को डोजेज लगती हैं इनॉक्यूलेशन के लिए 35,000 करोड़ का करा था, और करीब करीब 800 करोड़ का इनने बजटरी प्रोविजन करा था जो हेल्थ वर्कर्स थे उनको डोजेज लगने का, कोविड-19 की जो 2 डोजेज लगी थी उसका करा था। इस साल का बजट मैं आपको बताना चाहता हूं। हाउस में आप बात नहीं करें प्लीज, बात करनी हो तो इस साल सुनिए प्लीज। माननीय सदस्य बैठिए प्लीज। इस साल बजटरी प्रोविजन जो है 39 करोड़ से सिर्फ 5,000 करोड़ रह गया, और जो हेल्थ वर्कर को डोज लगनी थी जो 800 करोड़ का प्रोविजन था वो सिर्फ 200 करोड़ का प्रोविजन कर दिया। खुदा ना खास्ता यदि कोविड-19 की वापस लहर आ गई तो आप क्या करोगे? कहां से पैसा लाओगे? कहां से पैसा लाओगे? तो ये तो सोचो कि बजटरी प्रोविजन तो करके चलो। आपको अंदेशा है कि एक नया म्यूटेंट और डेवलप हो रहा है, फिर क्या होगा? कुछ नहीं साहब, वो सोच ही नहीं है। सोच होती तो ये सब कुछ होता ही नहीं ना, हम गड्ढे में ही नहीं जा रहे होते। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर ली, 1 साल और बचा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने में, सिर्फ 1 साल और बचा है। कहां से कर दोगे? 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की भी हमारी अभी अर्थव्यवस्था नहीं। कितना झूठ, और वो भी सफेद झूठ। आदमी तो कई बार छुपाता है आंकड़ों को, वो छुपाते भी नहीं है। आज 5 ट्रिलियन की बात करी, कल कहते हैं हम तो 8 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे। तो ये सब जो कर रहे हैं साहब, आई डोंट नो कहां लेके जाएंगे। पुलिस वेलफेयर में हमारी ग्रोथ हो गई, हमने वापस ग्रोथ करी है, 8% बजट की ग्रोथ करी है, क्योंकि हम नए थाने खोल रहे हैं, नए वैन्स लगा रहे हैं, नए 20,000 नए कैमरास कर रहे हैं, अबे कमांड में उनको सशक्त कर रहे हैं। तो ये सब करने में हम 8% का अपना वो और कर रहे हैं। इसी तरह से एनर्जी में पूरी कंट्री का एवरेज है 4.2% ऑफ द जीडीपी दे आर स्पेंडिंग ऑन एनर्जी सेक्टर। इन दिस बजट मुख्यमंत्री जी ने इतनी हमारे गरीब मोहल्लाओं के लिए इतनी छूट दी, 50 यूनिट तक, 150 यूनिट तक 3 रुपये, फिर 2 रुपये यूनिट। इससे हमारा बजट बढ़ा। हमने करीब करीब 8% हमारा बजट हम खर्च कर रहे हैं एनर्जी के ऊपर से, विच इज कमेंडेबल। 4.2 से हम करीब करीब 8% खर्च कर रहे हैं। हम तंत्र सुधार रहे हैं, नए जीएसएस डाल रहे हैं, क्योंकि ये सब करना हमें क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हम नए बिजली कनेक्शन दे रहे हैं। मेरे को भी एक 33 केवीए का उनने नया जीएसएस दिया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में 78,000 करोड़ का स्पेंडिंग हो रही है, पहली बार राजस्थान में। और यदि आप इनका कंपेयर करेंगे एग्रीकल्चर बजट, ग्रोथ इज 1%। यदि हम इनकी इन्फ्लेशन की ग्रोथ रेट ले लें तो 5%, तो मतलब डी ग्रोथ में आ गया इनका एग्रीकल्चर सेक्टर का बजट। सर इनको पेट में आप मेरी तरफ आमुख रहे। इनके पेट में बहुत दर्द है, इनके पेट में बहुत दर्द है। पेट में दर्द ठीक कर लो, ठीक कर देंगे। और इसीलिए कह रहा हूं कि इनके दर्द नहीं होता तो ये इलेक्शन बजट की बात ही नहीं करते। इलेक्शन बजट की बात इसीलिए इनने करी है साहब,
क्योंकि ये नहीं चाहते ये लड़ के अपना काम खत्म कर लेंगे। इनका एक लीडर है नहीं, 5 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो इनका क्या होगा? आप सब्जेक्ट पे, सर सब्जेक्ट पे इनके दिक्कत ही है। आप अपने विषय पर वापस आइए प्लीज। हाँ माननीय सदस्य प्लीज प्लीज विषय पर लौटिए और 5 मिनट में कंक्लूड कर लीजिए प्लीज। सर मेरा 5 मिनट। मेरा सिर्फ और कहना है कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे हमने बजट बढ़ा दिया 18%। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे हमने करीब 18% का अपना बजट बढ़ाया। और मुख्यमंत्री जी ने जो सबसे अच्छी पहल करी है, हर एमएलए को एक सीएचसी को मॉडल सीएचसी बनाने के लिए दे दिया। 3 साल में हर एमएलए की सीएचसी जो मन से काम करता है, जो दिमाग से काम करता है, उसकी सीएचसी वुड बी अ मॉडल सीएचसी। उससे क्या होगा? इनकी खुद की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कि सीएचसी एंड पीएचसीज आर इन अ वेरी बैड कंडीशन। पीपल हैव टू स्पेंड मनी देयर। इनका बजट होना चाहिए था जीडीपी का 2.6%, इनने खर्च कर रहे हैं 1.5%। 1.5% खर्च कर रहे हैं। इनके एमपीज कह रहे हैं, आपको पता है साहब, दुनिया भर में हर 1000 आदमी पे 4 बेड्स हैं हॉस्पिटल के, और इंडिया में जब से ये आए हैं 1 बेड इंक्रीज नहीं हुआ। 1 बेड इंक्रीज नहीं करा इनने। एवरेज में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, 1 बेड इंक्रीज नहीं हुआ। हम स्टिल वी आर गोइंग एट ए लेवल ऑफ 1.5 बेड्स पर 1000। पर 1000 वी आर स्टिल गोइंग एट 1 बेड, जबकि इनका खुद का एमपीज की जो कमेटी है वो खुद कह रही है कि भाई 2.5 बेड तो आप कम से कम इसको बढ़ाओ और इसका पैसा बढ़ाओ, बट पैसा ही नहीं बढ़ रहा। अभी आपका टर्न आ रहा है, प्लीज बोलिए। सर क्या है कि मेरा और दूसरा ये कहना है सर कि ये बजट बहुत ही शानदार बजट है, राजस्थान में डिमांड जनरेट करने वाला बजट, और हर सेक्टर को मुख्यमंत्री जी ने करीब इसको कवर कर लिया है। ऐसा कोई सेक्टर उनने नहीं छोड़ा। कृषि पे इतना, मैंने आपको बताया, कृषि संचय पे हम 2700 करोड़ खर्च कर रहे हैं, 2000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन पे, जो कि नीड है राजस्थान की। इतने फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा रहे हैं, उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं? जिससे किसान की जो इनकम है वो बढ़ती जाए। इसीलिए हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हमने करें, और कई जगह तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पे 1-1 करोड़ की सब्सिडी दे रही है राज्य सरकार। यदि सरसों का आप मिल लगा रहे हो तो 1 करोड़ की सब्सिडी, ईसबगोल के मिल लगा रहे हो तो 2 करोड़ की सब्सिडी। इससे ज्यादा क्या चाहिएगा? और फिर एमएसएमई की उसमें कल्पना में आप आ जाओगे, ये सब्सिडी के अलावा इंटरेस्ट सब्सिडी और। कंक्लूड करिए प्लीज। सर इनको प्रॉब्लम क्या है कि सरकार कुछ करना चाहती है। विषय पर कंटिन्यू करिए और कंक्लूड करिए। सर मेरा सिर्फ ये कहना है कि बहुत ही शानदार बजट, सब लोगों को, माननीय सदस्य लोगों को बैठिए, सब लोगों को साथ लेने वाला बजट, इसीलिए ये शानदार बजट है। मैं मुख्यमंत्री महोदय को फिर बधाई देता हूं, अपने दिलों की गहराइयों से उनको बधाई देता हूं कि ऐसा बजट आज तक किसी ने नहीं दिया, ना कोई दे पाएगा। और ये राजस्थान की आराम सा। जय हिंद, जय भारत। श्री ज्ञान